बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं आपको अपनी केमिस्ट्री की क्लास के अंदर। बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छी तरह ऑनलाइन लेक्चर ले रहे होंगे और आपको समझ भी आ रही होगी। आज का जो बेटा लेक्चर है, हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था और उसके अंदर हमने एक थ्योरी पढ़ी थी रदरफोर्ड की, एटॉमिक मॉडल की, और उसके अंदर उसके पास्टुलेट्स देखे थे, उसके डिफेक्ट्स देखे थे, जो हमें उम्मीद है कि समझ आ गए होंगे आपको। फिर उसके बाद हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़नी है। क्या पढ़नी है जी? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। आइए देखते हैं कि ये प्लांक्स एक साइंटिस्ट है, इसने क्या कहा था और कैसे इसने रिसर्च की थी, उसके बारे में हम ज़रा देखेंगे। तो ये 1900 के अंदर ये रिसर्च हुई। मैक्स प्लांक्स नाम था साइंटिस्ट का, मैक्स प्लांक्स। बेटा ये इसने एक थ्योरी दी थी, ज़रा थ्योरी के बारे में आपको थोड़ा सा बताने लगा हूँ, आप सुन लें। उसने कहा था ये जो रोशनी है या कोई भी एनर्जी है, ये कॉन्टीन्यूअस मैनर के अंदर हरकत नहीं करती। क्या है? कॉन्टीन्यूअस मैनर के अंदर हरकत नहीं करती, बल्कि डिसकॉन्टीन्यूअस मैनर के अंदर हरकत करती है। एनर्जी या लाइट ट्रेवल इन, लाइट भी बेसिकली एनर्जी ही है, एनर्जी ट्रेवल इन डिसकॉन्टीन्यूअस मैनर, डिसकॉन्टीन्यूअस मैनर। बेटा डिसकॉन्टीन्यूअस से क्या मुराद होगा कि कोई ख़ास तरतीब नहीं है इनके अंदर, कोई ख़ास तरतीब नहीं है, इसको डिसकॉन्टीन्यूअस कहते हैं। जैसे हमें नज़र आता है कि रोशनी एक ख़ास तरतीब के साथ निकल रही है, वो ऐसी नहीं होती, कॉन्टीन्यूअसली डिसकॉन्टीन्यूअस होती है। तो फिर जब डिसकॉन्टीन्यूअस है तो ये किस हालत के अंदर है, किस हालत के अंदर है? उसने एक बताया था, ये एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, एनर्जी ट्रैवल इन पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स जिनको हम कहते हैं, एनर्जी पैकेट्स, और ये सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। मिसाल के तौर पर कॉन्टीन्यूअस लाइन है एक, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये कॉन्टीन्यूअस लाइन है, क्या है जी? कॉन्टीन्यूअस। और इसी के साथ मैं डिसकॉन्टीन्यूअस लाइन बना के देता हूँ आपको, ये देखें, ये जो छोटे छोटे मैंने आपको लाइंस बनाई हैं, ये आप समझ लें एनर्जी पैकेट्स हैं। क्या है जी? एनर्जी पैकेट्स हैं। और इन्हीं एनर्जी पैकेट्स को हमने नाम दिया है, उसने नाम दिया था क्वांटा का। एक को क्वांटा और ज़्यादा को क्वांटम, क्वांटा। और ये क्वांटा को क्या कहते हैं? डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स। डिस्क्रीट का मतलब होता है सेपरेट, अलग अलग, अलहदा एनर्जी पैकेट्स हैं। तो ये एनर्जी इस फॉर्म के अंदर हरकत करती है डिसकॉन्टीन्यूअस मैनर के अंदर। ये किसने कहा था जी? प्लांक्स ने कहा था। ये टिनी डिस्क्रीट यूनिट्स कहलाते हैं इनको। फिर उसके बाद इसने कुछ पास्टुलेट्स दिए थे अपनी थ्योरी के, वो देखते हैं हम क्या है पास्टुलेट्स। आज के इस टॉपिक के अंदर बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उनको ज़रा इम्पॉर्टेंट है, समझिएगा। पहले भी आपने पढ़े होंगे, लेकिन अब दोबारा इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, तो इसलिए ज़रा गौर से इनको सुनिएगा। पास्टुलेट सबसे पहला वो कहता है कि एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस। जो एनर्जी है, एनर्जी इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस, कि एनर्जी कभी भी एक ख़ास तरतीब के साथ नहीं होती, कॉन्टीन्यूअस नहीं होती। मैंने आपको पहले बता दिया। उसने कहा था कि ये डिसकॉन्टीन्यूअस मैनर के अंदर हरकत करती है। दूसरा पास्टुलेट देखते हैं, इन केस ऑफ लाइट, जो डिसकॉन्टीन्यूअस, मैंने कहा था एनर्जी पैकेट्स होते हैं, एनर्जी पैकेट्स हैं, एनर्जी पैकेट्स या आप डिस्क्रीट यूनिट्स कह सकते हैं। इनको आपने क्या नाम दिया था जी? क्वांटा का। उसने क्या नाम दिया था? क्वांटा का। एक बात याद रखिएगा, अगर यही एनर्जी पैकेट्स लाइट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी, तो इन एनर्जी पैकेट्स का नाम चेंज हो जाता है और ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। लाइट एनर्जी के लिए यही एनर्जी पैकेट्स को हम फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? फोटॉन। तो बेटा ये आपके पास क्या है? एनर्जी पैकेट्स हैं लाइट के लिए। फिर उसके बाद सेकंड पास्टुलेट है, क्वांटा हैज़ डेफिनेट एनर्जी, क्वांटा
हैज़ डेफिनेट, एक मखसूस एनर्जी होती है कि इसके अंदर मिसाल के तौर पर 2 जूल है तो सबके क्वांटा के अंदर 2 जूल होगी, 5 जूल है तो 5 जूल होगी। तो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट इन ईच क्वांटा। फिर थर्ड इसका पास्टुलेट है अ बॉडी कैन एमिट और एब्जॉर्ब इन क्वांटा, कि जो बॉडी है इमिट करती है एनर्जी और एब्जॉर्ब करती है वो इन टर्म ऑफ क्वांटा। तो ये आपको याद रखना है, क्वांटा की सूरत के अंदर या क्वांटम की सूरत के अंदर एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होती है। फिर उसके बाद इसने कुछ रिलेशन बताया है इस एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ। किसके साथ जी? फ्रीक्वेंसी के साथ। वो रिलेशन भी हम देख लेते हैं। वो कहते हैं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हमने कहा है न्यू, ये इसको बोलते हैं न्यू। ये जो आपके पास है इसको बोलते हैं न्यू, ठीक है जी। उसको लिखने का तरीकाकार यू डाल के और इसकी एक कॉर्नर पे एक छोटी सी लाइन एक्स्ट्रा डालनी है, इसको न्यू बोलते हैं। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और अगर इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है वो ख़त्म किया जाए, इक्वल आती है, 2 चीज़ें आती हैं सब, ये साइन ख़त्म किया जाए, इक्वल और दूसरा कांस्टेंट एच न्यू। बेटा ये जो एच है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट। इसकी एक ख़ास वैल्यू है, ये आपको याद रखनी है, और वो है 6.64 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, 34 जूल सेकेंड। ये इसकी क्या है बेटा? क्वांटा की ये मिकदार है, सॉरी ये इसकी प्लांक्स कांस्टेंट की। तो ये प्लांक्स कांस्टेंट का, ये भी प्लांक्स ने ही दिया था क्वांटम थ्योरी के मुताबिक कि ये कांस्टेंट की वैल्यू है जूल सेकेंड। फिर उसके बाद आगे चलें तो हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स के बारे में अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम थ्योरी के मुताबिक हमने वेव्स के बारे में देखना है। आइए बेटा देखते हैं वेव्स के बारे में। वेव्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जी? प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। वेव्स बेसिकली होती क्या है? वेव्स बेटा एक ख़ास डायरेक्शन के अंदर और एक ख़ास शक्ल के अंदर हरकत करने का नाम, जिसके अंदर क्रस्ट और ट्रफ पाए जाते हैं, उनको हम वेव्स बोलते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रस्ट और ट्रफ। अब यहाँ से अगर ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और ऐसी हरकत करती हुई फॉर्म को हम वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव। जो इनके उभार होते हैं इसको हम क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? क्रस्ट, EST सॉरी। और जो इसके उभार के बाद उतार होते हैं इनको हम ट्रफ कहते हैं। क्रस्ट एंड ट्रफ प्रेजेंट इन अ वेव, वेव के अंदर मौजूद होते हैं और वेव हमेशा इसी तरह हरकत करती है। और एक और बात याद रखिएगा, एनर्जी वेव्स की फॉर्म के अंदर हरकत करती है और फिर वेव्स क्वांटा की शक्ल के अंदर हरकत करेंगी। एनर्जी अगर होगी तो किसकी शक्ल के अंदर होगी? क्वांटा के अंदर, कि उनके अंदर फिक्स एनर्जी पैकेट्स होंगे। क्या होंगे? फिक्स एनर्जी पैकेट्स। तो ये बात आपको याद रखनी है। आज से पहले ये बात आपके जहन के अंदर यही थी कि ये कंटिन्यूस मैनर के अंदर एनर्जी या लाइट हरकत कर रही है, लेकिन आपने आज के बाद अपने जहन में रखना है एनर्जी डिसकंटिन्यूस मैनर में, चाहे वो एनर्जी किसी चीज़ की भी हो, लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, और ये किस सूरत में डिसकंटिन्यूस, किस सूरत में? पैकेट्स की सूरत में, जिनको आपने नाम क्या देना है? क्वांटा का। ज़्यादा होंगे तो क्वांटम। तो ये बेटा आपके पास क्रस्ट और ट्रफ है और वेव है। तो वेव के अंदर सबसे पहली जो चीज़ हमने स्टडी करनी है वो है फ्रीक्वेंसी। क्या है जी? फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं फ्रीक्वेंसी की। आइए, इसकी डेफिनेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पर यूनिट, एक यूनिट से पास करने वाली वेव्स की तादाद को इन टाइम, जिस टाइम के अंदर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं जी उसका हम? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पर यूनिट,
एक पॉइंट पर, एक यूनिट में से गुजरने वाली वेव्स की तादाद को हमने क्या कहना है, मिसाल के तौर पर ये हमने यूनिट कहा है, मैं कहता हूँ इसके अंदर से 2 वेव्स गुजर रही हैं या 3 वेव्स गुजर रही हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 होगी। क्या होगी? 3 फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये इसके अंदर से वेव्स के गुजरने, अब मैंने ये सीधी बना दी है, वेव्स की सूरत में बनानी चाहिए थी, लेकिन शो करने के लिए आपको समझ आना नहीं चाहिए कि एक पॉइंट से जितनी वेव्स गुजर रही हैं उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नंबर ऑफ वेव पासिस थ्रू गिवन पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, वो आपके उस पर डिपेंड करता है। यूनिट्स की अगर हम बात करें तो यूनिट्स बेसिकली वे फ्रीक्वेंसी के साइकिल्स पर सेकेंड, इतने साइकिल्स पर सेकेंड गुजरते हैं, ठीक है जी, या फिर और पर सेकेंड, सिर्फ पर सेकेंड, ठीक है जी, या फिर जो मैक्सिमम यूज होता है वो है हर्ट्ज, हर्ट्ज को आप पर सेकेंड भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? साइकिल्स पर सेकेंड, के इतने साइकिल्स पर सेकेंड गुजरे वेव्स के, या फिर पर सेकेंड है, या फिर क्या है, हर्ट्ज है। क्या यूनिट है जी? हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। अगर हम इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन को हम देख लेते हैं, एक दफ़ा पहले भी लिख चुके हैं। इक्वेशन हमारे पास C इज इक्वल टू, C आपने पढ़ा होगा, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। इसके अंदर लैम्डा देखिए बेटा, ये लैम्डा बेसिकली वेव लेंथ है। क्या है? वेव लेंथ। और न्यू आपके पास फ्रीक्वेंसी है। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। और व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेटा ये न्यू फ्रीक्वेंसी है, और ये आपके पास लैम्डा बेसिकली क्या है? लैम्डा कहते हैं वेव लेंथ को। अगर मैं इसी को न्यू को अलग करूं यहाँ से, तो क्या आंसर आएगा? न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, सी ओवर लैम्डा। क्या मतलब है इसका? कि न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, और न्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा इज नाउन एज वेव लेंथ। किसको कहते हैं जी? वेव लेंथ को। तो वेव लेंथ भी आगे आ रही है। वेव लेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेव लेंथ जिसकी कम होगी फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा होगी। अगर आपको आइडिया होगा वेव लेंथ का कि वेव लेंथ क्या है, फिर उसके बाद आपको आसानी से ये बात समझ आ जाएगी। आइए चलते हैं वेव लेंथ की जानिब। बेटा कोशिश किया करें, साथ साथ राइट कर लिया करें, ताकि आपको समझने के अंदर आसानी हो और लेक्चर प्रिपेयर करने में आसानी हो। वेव लेंथ, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। वेव लेंथ, ये वो बातें जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं। वेव लेंथ कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, एडजेसेंट को एडजेसेंट भी पढ़ते हैं, क्रस्ट्स और ट्रफ इज कॉल्ड। बेटा 2 क्रस्ट और 2 ट्रफ्स के दरमियानी फासले को, एडजेसेंट का मतलब है साथ वाले। क्या मतलब है? साथ वाले, एक दूसरे के साथ वाले क्रस्ट या ट्रफ का दरमियानी फासला। आइए देखते हैं। बेटा ये देखें क्या है, ये क्रस्ट है ना, एक क्रस्ट, इसके साथ वाला क्रस्ट कौन सा है? ये वाला है या ये वाला? ये वाला, वेरी गुड। तो ये 2 क्रस्ट का जो दरमियानी फासला है इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा। इसको क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। इसी तरह अगर ये ट्रफ ले लें तो इसके साथ वाला ट्रफ कौन सा है? ये वाला या इससे अगला? यही वाला। तो इन दोनों के दरमियान का फासला, इसको भी लैम्डा कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, लैम्डा मैंने कहा था बढ़ता जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। ये देखें, ये फासला अगर ज़्यादा हो जाए तो एक पॉइंट से गुजरने की सलाहियत वेव्स की तादाद कम हो जाएगी।
अगर ये लैम्डा कम हो जाए, अब यहाँ पे मैं इसको एक और शक्ल बनाऊंगा अगर आपके सामने, उसी को देख के, ये देखें बेटा, देखें ये वाली वेव ज़्यादा गुजरेंगी या ये वाली? क्लियर है कि ये वाली वेव ज़्यादा गुजरेंगी। जब नंबर ऑफ वेव्स बढ़ रही हैं तो इट्स मीन दैट कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो वेव लेंथ के कम होने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। वेव लेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वेव लेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है। तो ये पॉइंट आपके अपने जहन के अंदर रखना है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं कि इसका रिलेशन क्या है वेव लेंथ का नेक्स्ट के साथ। उसके सॉरी यूनिट देख लें पहले हम। यूनिट बेटा मीटर भी है, ठीक है जी। और उसके बाद क्योंकि वेव लेंथ चौंके बहुत छोटी होती हैं इसलिए हम यूनिट भी कोशिश करते हैं छोटा यूज़ करते हैं। आप एंगस्ट्रॉम भी ले सकते हैं, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर भी ले सकते हैं, या फिर आप पिकोमीटर भी ले सकते हैं। तो ये क्या है ज़रा देखते हैं। एंगस्ट्रॉम क्या है? एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। इसी तरह न्यूटन मीटर बराबर है 10⁻⁻9 मीटर। नैनो से मुराद 10 की ताकत -9 और एंगस्ट्रॉम से मुराद 10 की ताकत -10। इसी तरह पिको से मुराद, ये पिको है, मैं अगर पिको लिख दूं 10 की ताकत -12 और आगे फिर मीटर। तो ये देखते जाएं, आपके पास 10 की ताकत -12 पिको है, ये बहुत कम है। नैनो उससे कम है, सॉरी पिको से कम है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से कम है नैनोमीटर। ठीक है जी, सॉरी ये बड़े बड़े होते जा रहे हैं, ये सबसे कम, ठीक है जी, फिर ये उससे ज़्यादा, फिर ये उससे ज़्यादा -9। ठीक है, माइनस की जब वैल्यू कम होती जाएगी तो इट्स मीन कि वो बड़ी होती जा रही है। तो नैनोमीटर का यूनिट इससे बड़ा है, फिर एंगस्ट्रॉम है और फिर पिकोमीटर है, ये छोटे हैं। तो ये आपके पास यूनिट्स ऑफ वेव लेंथ हैं। क्या हैं जी? यूनिट्स ऑफ वेव लेंथ। अगर इसकी इक्वेशन की तरफ हम आएँ तो वो आपने देखी है कि अगर हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी पहले, E इज इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू हमने अभी पढ़ी है, कौन सी इक्वेशन के अंदर? जब हम ये पढ़ रहे थे एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और एच प्लॉन्क्स कांस्टेंट था। अब इस न्यू की जगह अगर मैं ये न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा लिख दूँ, क्या लिख दूँ जी? सी ओवर लैम्डा, तो ये बन जाएगा एच सी ओवर लैम्डा। बेटा इससे एक बात और भी समझ आ रही है, क्या? कि वेवलेंथ जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी कम, वेवलेंथ जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी कम। इससे क्या मुराद? यहाँ पे हमने पहली इक्वेशन में देखा था कि फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा एनर्जी उसकी ज़्यादा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से एनर्जी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि ये आपस में इन्वर्स हैं। जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन भी है लैम्डा के साथ, और अगर डायरेक्ट समझ नहीं आता तो आप फ्रीक्वेंसी वाला याद रख लें और लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का आपस में याद रख लें, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी एनर्जी कम। ठीक हो गया? तो ये बात आपने याद रखनी है। तो ये रिलेशन है बेसिकली एच सी ओवर लैम्डा। फिर इसका एक और रिलेशन है कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 ओवर न्यू बार। 1 ओवर न्यू बार से मुराद बेटा, ये जो न्यू बार मैंने लिखा है इससे मुराद है वेव नंबर, वेव नंबर। यहाँ पे देख लें कि जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा, वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा, उसके नंबर कम, वेव के नंबर क्या हो जाएंगे? कम होंगे। तो ये बात समझ में आ रही है, वेव के नंबर कम होंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। ठीक है? तो इसी तरह लैम्डा कम होगा तो वेव नंबर ज़्यादा हो जाएंगे। वेव नंबर भी अलग से टॉपिक है, आगे आके देखते हैं वेव नंबर। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको समझ आ गए होंगे और आपने अपने जहन के अंदर बिठा लिए होंगे। वेव नंबर बेटा, पहले उसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। वेव नंबर शो कैसे करते हैं? न्यू बार से। नंबर ऑफ वेव्स
एक बात बड़ी क्लियर याद रखनी है, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट एट यूनिट डिस्टेंस या पर यूनिट डिस्टेंस, यूनिट डिस्टेंस। बेटा एक दूसरे को मिक्स नहीं करना, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर को। मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस, प्रेजेंट एट यूनिट डिस्टेंस कर लें या पर यूनिट डिस्टेंस कर लें। तो यहाँ पे आपने समझना है, फ्रीक्वेंसी की हमने लिखी थी इक्वेशन में डेफिनेशन, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू पर यूनिट, पासिंग थ्रू पर यूनिट इन टाइम, एक खास वक्त के अंदर एक पॉइंट से जो गुजर रही हैं उनको हम कहते थे फ्रीक्वेंसी। जो पॉइंट से गुजर रही हैं, ये गुजर नहीं रही, ये एक फिक्स पॉइंट्स हैं, उनके अंदर मौजूद कितनी है पर यूनिट डिस्टेंस। मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डिस्टेंस है, इसके अंदर वेव्स मौजूद कितनी है, इसको मैं क्या कहता हूँ वेव नंबर। मतलब 3 वेव मौजूद हैं, मैं कहता हूँ कि ये 3 वेव है। अब पास कितनी हो रही है इससे मेरा कंसर्न नहीं है, वो पास होने के बाद क्या बन जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो ये बात आपने जहन के अंदर रखनी है, पर यूनिट डिस्टेंस पर मौजूद वेव्स की तादाद को, वेव नंबर का एक और आसान तरीका है, वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर कहते हैं तादाद को, तादाद वेव्स की तादाद को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, नंबर, वेव नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं वेव नंबर, और ये न्यू बार से हम इसको शो करते हैं, और इसका जो यूनिट है वो है पर सेंटीमीटर या पर मीटर, पर मीटर या फिर पर सेंटीमीटर, क्योंकि ख़ास फासले पर है ना। मैं कहता हूँ 3 वेव मौजूद हैं पर मीटर, 4 वेव मौजूद हैं पर मीटर। जिस तरह कहते नहीं है कि 1 स्क्वायर फुट के अंदर इतने बंदे आते हैं, कि 5 बंदे पर स्क्वायर फुट, 6 बंदे पर स्क्वायर फुट। इसी तरह फ्रीक्वेंसी, सॉरी वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स कितनी है जी, 4 वेव्स हैं पर मीटर, 4 वेव्स हैं पर सेंटीमीटर। तो ये नंबर ऑफ वेव्स हैं और इसको वेव नंबर बोला जाता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें इसकी इक्वेशन को, कहते हैं E इज इक्वल टू H, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था H न्यू। फिर हमने देखा था न्यू की जगह हमने क्या पुट किया था H C ओवर लैम्डा, क्या पुट किया था C ओवर लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू ज़रा बताएं, लैम्डा इज इक्वल टू 1 ओवर न्यू बार, 1 ओवर न्यू बार, 1 ओवर न्यू बार अगर यहाँ पुट किया जाए, मैं यहीं पुट कर देता हूँ H C 1 ओवर न्यू बार, तो ये न्यू बार ऊपर नहीं आ जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा H C न्यू बार, H C न्यू बार। तो यहाँ पे क्या मतलब है इसका कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू बार, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू बार के, न्यू बार से मुराद वेव नंबर के, कि वेव नंबर जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। बेटा ये आज का बेसिक्स टॉपिक थे, जिसके अंदर हमने देखा वेव लेंथ के बारे में, फिर हमने फ्रीक्वेंसी को देखा, फिर हमने वेव नंबर को देखा और इनकी डेफिनेशन, इनके यूनिट्स देखे, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ा कि प्लांक्स ने क्या थ्योरी दी थी। और फिर एक बात याद रखिए, रदरफोर्ड के बाद जब प्लांक्स ने ये थ्योरी दी थी कि एनर्जी डिसकंटिन्यूअस मैनर के अंदर हरकत करती है, तो इसी थ्योरी को लेते हुए फिर रिसर्चेज हुई, एटम के नए नए मॉडल बने। इसके बाद इंशाल्लाह हमने पढ़ना है बोहर एटॉमिक मॉडल, जिसके अंदर आप देखेंगे कि उसने प्लांक्स को ही फॉलो किया है और कुछ ना कुछ करेक्शंस की हैं, उसके डिफेक्ट्स ख़त्म किए हैं रदरफोर्ड के। तो ये बेसिक्स चीज़ें थी जो आपको समझनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह आज का जो टॉपिक था मेरा, वो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सका हूँगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अल्लाह पाक आप सबकी हिफाजत करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।